हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसका नाम है जजमेंट, जिसको हिंदी में निर्णय कहा जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जजमेंट एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ जजमेंट फॉर टेक द डिसीजन। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है पेपर में, जो क्रिटिकल थिंकिंग का पेपर है, कि जजमेंट क्या है या निर्णय क्या है, और निर्णय लेने के 3 फैक्टर या 3 तत्व क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों सबसे पहले जो जजमेंट का पहला स्टेप है या पहला चरण है, वह है डाउट या कंट्रोवर्सी। सबसे पहले चरण में किसी भी चीज़ के बारे में उसमें डिफ़िकल्टी होनी चाहिए या कोई कठिनाई होनी चाहिए। अगर कोई कठिनाई या डिफ़िकल्टी नहीं है तो जजमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। किसी भी तरह के इंसिडेंट्स हो, मर्डर हो, रेप केस है, स्टीलिंग है, स्लॉटिंग है, और जज परेशान होते हैं जजमेंट देने के लिए। मान लो सबके साथ में कोई व्यक्ति गया और वह मान लो उसके साथ स्विमिंग करने के लिए गया और बाय द वे अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें निर्णय की या जजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाता है कि नहीं, किसी ने इसके पीछे साजिश की है, कॉन्स्पिरेसी किया है, किसी ने इसका कोई ऐसा दवाई खिला दिया है या कुछ ऐसा दिया है उसके खाने में जहरीला पदार्थ जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये है पहला स्टेप। और तो फर्स्ट स्टेप क्या है? किसी भी इंसिडेंट पर कोई विवाद, कोई भी घटना है, उस पर कोई विवाद या घटनाएं जब तक नहीं होगी तब तक जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐसे उदाहरण लेते हैं जहाँ कोई कंट्रोवर्सी या कोई विवाद ही नहीं पैदा होते। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई लड़का है, कभी क्लास नहीं आता, कभी कॉलेज नहीं आया, क्लास में कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, टीचर्स की बात सुनता नहीं। ठीक है, और बाय द वे मान लो उसका रिजल्ट जो है, सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट आता है, वो उसका ख़राब हो गया या उसमें वो फेल कर गया। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, क्लास कभी आता नहीं, कहीं काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा हो, कभी पढ़ाई बिल्कुल करता नहीं है। तो उसमें जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्टूडेंट अपना लॉस खुद ही करवा रहा है और खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहा। अब मान लो कोई लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है, रोज़ क्लास आ रहा है, क्लास में पढ़ता है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, और मान लीजिए उसके मार्क्स एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आता है उसमें 0 आ जाए, फिर तो क्वेश्चन आएगी ना, फिर तो प्रश्न उठेगा ना कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर कॉलेज पर सवाल उठते हैं, कॉलेज के जो टीचर्स हैं उस पर सवाल उठते हैं, एडमिन पर सवाल उठते हैं, यूनिवर्सिटी पर सवाल उठते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, इसकी कॉपी किस प्रकार से चेक हुई। तो फिर वह क्या करता है, लड़का रिवैल्यूएशन के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करता है, तमाम बातें होती हैं। फिर कोर्ट में जो है केस फाइल किया जाता है, फिर कोर्ट उस पर अपना जजमेंट देती है। तो तभी तो अब जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जजमेंट की जब ज़रूरत तब पड़ती है जब उसमें कोई कंट्रोवर्सी या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो जब कंट्रोवर्सी या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें दो स्टेप हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला है फेवर में या पक्ष में, दूसरा है अगेंस्ट में, पक्ष में, और दूसरा है विपक्ष में। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई लड़का है, उसने कॉलेज प्रिंसिपल को किसी टीचर के बारे में लिखा है कि उसने असाइनमेंट्स बनाया था, उससे कम मार्क्स दिए गए। फिर इस पर क्या हुआ, कमेटी बनी, कुछ बातचीत हुई, चर्चाएं चली। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये लड़का तो कभी क्लास ही नहीं आता था, कभी पढ़ाई नहीं करता था, टीचर से सही से बात नहीं करता था। तो इसमें क्या हुआ कि ये अगेंस्ट में है स्टूडेंट्स के,
ठीक है, मैं ऐसा आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर टीचर्स ने कहा कि इसको मार्क्स कैसे दें, हम इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर क्या हुआ, जो टीचर पक्ष में थे इस चीज़ के, उन्होंने बोला कि नहीं, लेकिन हाँ मतलब जो दूसरे टीचर्स थे वहीं पे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मार्क्स तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो इसने लिखा है उसका एक मतलब होता है और ये सही है इसका असाइनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर का ही इशू है, जिसमें जो यूपी में आपको पता होगा दोस्तों, वहाँ पे एक एमएलए थे कुलदीप सिंह सेंगर जिनका नाम था। तो कुछ लोगों ने कहा कि वह इनोसेंट है, ऑनेस्टी है, इनकी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जो है कंट्रोवर्सी है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था जजमेंट का सेकेंड स्टेप या दूसरा चरण। अब बात करते हैं जो लास्ट स्टेप है या अंतिम चरण है जजमेंट का, वो क्या है। तो दोस्तों इसके इस पॉइंट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों की सही रूप से व्याख्या करना। इसके अंतर्गत फैक्ट्स की इंक्वायरी होती है, फैक्ट्स ऑफ एविडेंस की। और फैक्ट्स ऑफ एविडेंस में दो पद्धति या दो मेथड प्रयोग होता है, इंडक्शन और डिडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों निगमन और आगमन। इन दोनों मेथड को हमें लगाना पड़ेगा। फिर जो बिखरे हुए पार्टिकुलर फैक्ट्स हैं, जो विशेष तथ्य हैं, मान लो कहीं पर मर्डर हुआ तो उस जगह पर गोली गिरी हुई है, खून के निशान गिरे हुए हैं, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उस फैक्ट को इकट्ठा करती है दोस्तों, हैं, और उसकी फिर फॉरेंसिक जांच होती है और पार्टिकुलर से हम एक कंक्लूजन की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको डिडक्शन मेथड के थ्रू स्टेब्लिश करते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद तो जो यहाँ पे फैक्ट्स थे, तो फैक्ट की यहाँ इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ती है, मतलब उनकी पूरी अच्छे तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स से हम एक मीनिंग निकल कर आएगा और इस मीनिंग को हम जानेंगे। और जो फैक्ट्स होते हैं, तो दोस्तों सारे फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, कोई चमकता हुआ फैक्ट्स भी हमारे या आपके काम का नहीं हो सकता, और कोई जो फैक्ट्स हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं, वो हमारे काम का हो सकता है। यहाँ पर इसलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर एक हार्मोनेटिक्स की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हिंदी में विवेचना कहा जाता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में या जिस संदर्भ में से कुछ मीनिंग निकल कर आ रहा है और इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम एक कॉन्सेप्शन, एक मीनिंग की अवधारणा को बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अयोध्या इशू, इस पर देखो दोस्तों करीब सैकड़ों साल लग गए थे और यही 5 अगस्त को जो है इस पर अयोध्या में पूजा भी की गई। कितने लोग एकत्रित हुए, हमारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री थे और भी कई चीफ गेस्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी। फिर क्या होता है कि ये जो इंडक्टिव मेथड होता है, ये हमेशा संभावित ज्ञान होता है, ये हमेशा प्रोबेबल होता है। और जो एविडेंस है, एविडेंस का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे मान लो किसी भी मर्डर के टाइम पर पुलिस उस फैक्ट को इकट्ठा करती है और अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है या सीबीआई की और उस फैक्ट्स की जांच करती है, तो हर एक फैक्ट्स की जांच होती है और सीबीआई को पता होता है कि ये फैक्ट्स होंगे या ये काम या ये बातें होंगी या ये इंसिडेंट्स होंगे। वो फैक्ट्स के थ्रू जितने भी उन्होंने फैक्ट्स जो तथ्यों को इकट्ठा किया था, उसके सहारे बिल्कुल वो कंक्लूजन या निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो हमें ऐसे फैक्ट्स चाहिए जो इंसिडेंट्स को प्रूफ करे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा टॉपिक। और ये दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द मतलब व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ओबीई के लिए। और दोस्तों इसका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निर्णय क्या है और निर्णय लेने के क्या 3 तत्व हैं तथा आप निर्णय की प्रक्रियाओं एवं क्षमताओं की चर्चा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
दोस्तों ये बहुत ही एक तो इंटरेस्टेड टॉपिक है और साथ में ये एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आता ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।